जय हिंद दोस्तों, मैं आपकी नौमिता तहे दिल से आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मेरे इस शो कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब में। दोस्तों, श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी बंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार रहे हैं। श्री शरद चंद्र जी भारत के सर्वकालिक सर्वाधिक लोकप्रिय तथा सर्वाधिक अनुदित लेखक हैं। श्री शरद चंद्र जी लिखते हैं कि वे श्री बंकिम चंद्र चटर्जी और श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साहित्य से प्रेरित रहे हैं। उनके साहित्य ने समाज के निचले तबके को पहचान दिलाई। उनके उपन्यास में जीवन के संघर्ष एवं संकटों का वर्णन है। इनकी रचनाओं में बंगाल के समाज के जीवन को बखूबी दिखाया गया है। यही नहीं, उन्हें उनके इसी कार्य के लिए समाज के रोष का पात्र भी बनना पड़ा। श्री शरद चंद्र जी की जनप्रियता उनकी कलात्मकता, रचना एवं नपे तुले शब्दों या जीवन से ओत-प्रोत घटनावलियों के कारण नहीं, बल्कि उनके उपन्यासों में नारी जिस प्रकार परंपरागत बंधनों से छटपटाती दृष्टि गोचर होती है, जिस प्रकार पुरुष और स्त्री के संबंधों को एक नए आधार पर स्थापित करने के लिए पक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसी से शरद चंद्र जी को जन लोकप्रियता मिली। उनकी रचना हृदय को बहुत अधिक स्पर्श करती है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अनुपमा का प्रेम। इस कहानी में एक अल्हड़ लड़की के प्रेम को दर्शाया गया है। एक ऐसा प्रेम जो समाज के बंधनों, रीति रिवाजों और नियमों को नहीं मानता। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इसे। 11 वर्ष की आयु से ही अनुपमा उपन्यास पढ़ कर मस्तिष्क को एकदम बिगाड़ बैठी। वह समझती मनुष्य के हृदय में जितना प्रेम, जितनी माधुरी, जितनी शोभा, जितना सौंदर्य, जितनी तृष्णा है, सब छानबीन कर साफ कर उसने अपने मस्तिष्क के भीतर जमा कर रखी है। मनुष्य स्वभाव, मनुष्य चरित्र उसका नग्न दर्पण हो गया है। संसार में उसके लिए सीखने योग्य वस्तु और कोई नहीं। सब कुछ जान चुकी है, सब कुछ सीख चुकी है। स्त्रीत्व की ज्योति को वह जिस प्रकार देख सकती है, प्रणय की महिमा को वह जिस प्रकार समझ सकती है, संसार में और कोई भी उस जैसा समझदार नहीं है। अनुपमा इस बात पर किसी तरह भी विश्वास नहीं कर पाती। अनु ने सोचा वह एक माधवी लता है जिसमें मंजरियां आ रही हैं। इस अवस्था में किसी शाखा की सहायता लिए बिना उसकी मंजरियां किसी भी तरह प्रफुल्लित होकर विकसित नहीं हो सकती। इसीलिए ढूंढ खोजकर एक नवीन व्यक्ति को सहयोगी की तरह उसने मनोनीत कर लिया एवं 2-4 दिन में ही उसे मन, प्राण, जीवन, यौवन सब दे डाला। मन ही मन देने अथवा लेने का सबको समान अधिकार है, परंतु ग्रहण करने से पूर्व सहयोगी को भी आवश्यकता होती है। यहीं आकर माधवी लता कुछ विपत्ति में पड़ गई। नवीन निरोधकांत को वह किस तरह जताए कि वह उसकी माधवी लता है, विकसित होने के लिए खड़ी हुई है। उसे आश्रय न देने पर इसी समय मंजरियों के पुष्पों के साथ वह पृथ्वी पर लोटती पोड़ती प्राण देगी, परंतु सहयोगी को उसे ना जान सका। ना जानने पर भी अनुपमा का प्रेम उत्तरोत्तर वृद्धि पाने लगा। अमृत में विष, सुख में दुख, प्रणय में विच्छेद चिर प्रसिद्ध है। 2-4 दिन में ही अनुपमा विरह व्यथा से जर्जर शरीर होकर मन ही मन बोली, स्वामी तो मुझे ग्रहण करो ना करो, बदले में प्यार दो ना दो, मैं तुम्हारी चिर दासी हूँ। प्राण चले जाए यह स्वीकार है, परंतु तुम्हें किसी भी प्रकार नहीं छोड़ूंगी। इस जन्म में ना पा सकूं तो अगले जन्म में अवश्य पाऊंगी।
तब देखोगे सती साध्वी की सुप्त बुझाओं में कितना बल है। अनुपमा बड़े आदमी की लड़की है। घर में संलग्न बगीचा भी है, मनोरम सरोवर भी है, वहाँ चांद भी उतरता है, कमल भी खिलते हैं, कोयल भी गीत गाती है, भोरे भी गूंजते हैं। यहाँ पर वह घूमती फिरती विरह व्यथा का अनुभव करने लगी। सिर के बाल खोलकर अलंकार उतार फेंके, शरीर में धूली मलकर प्रेम योगिनी बन कभी सरोवर के जल में अपना मुंह देखने लगी, कभी आंखों से पानी भरती हुई गुलाब के फूलों को चूमने लगी, कभी आंचल बिछाकर वृक्ष के नीचे सोती हुई दीर्घ श्वास छोड़ने लगी। भोजन में रुचि नहीं, शयन की इच्छा नहीं, साज सज्जा से बड़ा वैराग्य हो गया। कहानी किस्सों की भांति विरक्त हो गई। अनुपमा दिन प्रतिदिन सूखने लगी। देख सुनकर अनुपमा की माता को मनी मन चिंता होने लगी। एक ही तो लड़की है, उसे भी क्या हो गया? पूछने पर वह जो कहती उसे कोई भी समझ नहीं पाता। ओठों की बात होठों पर ही रह जाती। अनु की माता फिर एक दिन जग बंधु बाबू से बोली, अजी एक बार क्या ध्यान से नहीं देखोगे? तुम्हारी एक ही लड़की है, यह जैसे बिना इलाज के मरी जा रही है। जगबंधु बाबू चकित होकर बोले, क्या हुआ उसे? अनु की माता बोली, सो कुछ नहीं जानती, डॉक्टर आया था, देख सुनकर बोला बीमारी कुछ नहीं है। तब ऐसी क्यों होती जा रही है? जगबंधु बाबू विरक्त होते हुए बोले, फिर हम किस तरह जाने? तो मेरी लड़की मर ही जाएगी, यह तो बड़ी कठिन बात है। ज्वर नहीं, खांसी नहीं, बिना बात के ही यदि मर जाए तो मैं किस तरह से बचाए रखूँगा? गृहिणी सूखे मुंह से बड़ी बहू के पास लौटकर बोली, बहू मेरी अनु को इस तरह से क्यों होता जा रहा है? वह इस तरीके से क्यों घूमती रहती है? बहू बोली, किस तरह जानूँ माँ? अनु की माँ बोली, तुमसे क्या कुछ भी नहीं कहती? नहीं माँ। अनु की माँ रो पड़ी, तब क्या होगा? बिना खाए बिना सोए इस तरह सारा दिन बगीचे में कितने दिन घूमती फिरती रहेगी और कितने दिन बचेगी? तुम लोग उसे किसी भी तरह समझाओ, नहीं तो मैं बगीचे के तालाब में किसी दिन डूब मरूंगी। बड़ी बहू कुछ देर सोच कर चिंतित होती हुई बोली, देख सुनकर कहीं विवाह कर दो, गृहस्थी का बोझ पड़ने पर अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक बात है, तो आज ही यह बात मैं पति को बताऊंगी। पति यह बात सुनकर थोड़ा हंसते हुए बोले, कलिकाल है, कर दो, विवाह करके ही देखो, यदि ठीक हो जाए। दूसरे दिन घटक आया। अनुपमा बड़े आदमियों की लड़की है, उस पर सुंदरी भी है। वर के लिए चिंता नहीं करनी पड़ी। एक सप्ताह के भीतर घटक महाराज ने वर निश्चित करके जगबंधु बाबू को समाचार दिया। पति ने यह बात पत्नी को बताई। पति की बात सुनकर पत्नी ने बड़ी बहू को बताई। क्रमशः अनुपमा ने भी सुनी। एक दिन बाद एक दिन सब दोपहर के समय सब मिलकर अनुपमा के विवाह की बातें कर रहे थे। इसी समय वह खुले बाल अस्त व्यस्त वस्त्र किए एक सूखे गुलाब को हाथ में लिए चित्र की भांति खड़ी रही। अनु की माता कन्या को देखकर तनिक हंसती हुई बोली, ब्याह हो जाने पर यह सब कहीं अन्यत्र चला जाएगा, एक लड़का लड़की होने पर तो कोई बात ही नहीं। अनुपमा चित्र लिखित की भांति सब बातें सुनने लगी। बहू ने फिर कहा, माँ नंद के विवाह का दिन कब निश्चित हुआ है? दिन अभी कोई निश्चित नहीं हुआ। नंदोई जी क्या पढ़ रहे हैं? इस बार बीए की परीक्षा देंगे। तब तो बहुत अच्छा वर है। इसके बाद थोड़ा हंसकर मजाक करती हुई बोली, परंतु देखने में खूब अच्छा ना हुआ तो हमारी नंद जी को पसंद नहीं आएगा। अरे क्यों पसंद नहीं आएगा? मेरा जमाई तो देखने में खूब अच्छा है।
इस बार अनुपमा ने कुछ गर्दन घुमाई, थोड़ा सा हिलकर पाँव के नख से मिट्टी को खोदने की भांति लंगड़ाती लंगड़ाती बोली, विवाह मैं नहीं करूँगी। माँ ने अच्छी तरह ना सुन पाने के कारण पूछा, क्या है बेटी? बड़ी बहू ने अनुपमा की बात सुन ली थी। खूब जोर से हंसते हुए बोली, नंद जी कहती हैं वे कभी विवाह नहीं करेंगी। विवाह नहीं करेगी? नहीं, ना करे। अनु की माता मुंह बनाकर कुछ हंसती हुई चली गई। गृहिणी के चले जाने पर बड़ी बहू बोली, तुम विवाह नहीं करोगी? अनुपमा पूर्ववत गंभीर मुख किए बोली, किसी प्रकार भी नहीं करूँगी। क्यों? चाहे जिसे हाथ पकड़ा देने का नाम ही विवाह नहीं है। मन का मिलन न होने पर विवाह करना भूल है। बड़ी बहू चकित होकर अनुपमा की मुंह की ओर देखती हुई बोली, हाथ पकड़ा देना ये क्या बात होती है? पकड़ा नहीं देंगे तो क्या लड़कियां स्वयं ही देख सुनकर पसंद करने के बाद विवाह करेंगी? अवश्य, तब तो तुम्हारे मत के अनुसार मेरा विवाह भी एक तरह का भूल हो गया। विवाह के पहले तो तुम्हारे भाई का नाम तक मैंने नहीं सुना था। सभी क्या तुम्हारी भांति होती हैं? बहू एक बार फिर हंसकर बोली, तब क्या तुम्हारे मन में कोई आदमी है या तुम्हारे मन के मुताबिक कोई मिल गया है? अनुपमा बड़ी बहू के हास्य से चिढ़कर अपने मुंह को चौगुना गंभीर करती हुई बोली, भाभी मजाक क्यों कर रही हो? यह क्या मजाक का समय है? क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? तो सुनो। अनुपमा को लगा उसके सामने ही उसके पति का वध किया जा रहा है। अचानक कतलू खां के किले में वध के मंच के सामने खड़े हुए विमला और वीरेंद्र सिंह का दृश्य उसके मन में जाग उठा। अनुपमा ने सोचा, वे लोग जैसा कर सकते हैं वैसा क्या वह नहीं कर सकती? स्त्री संसार में किसका भय करती है? देखते देखते उसकी आंखें अनैसर्गिक प्रभा से धक धक करके जल उठी। देखते देखते उसने आंचल को कमर में लपेटकर कमरबंद बांध लिया। यह दृश्य देखकर बहू 3 हाथ पीछे हट गई। क्षण भर में अनुपमा बगल वाले पलंग के पाई को जकड़कर आंखें ऊपर उठाकर चित्कार करती हुई कहने लगी, प्रभु स्वामी प्राणनाथ, संसार के सामने आज मैं मुक्त कंठ से चित्कार करती हुई तुम्हें मेरे प्राणनाथ हो। प्रभु तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ। यह खाट के पाए नहीं, यह तुम्हारे दोनों चरण हैं। मैंने धर्म को साक्षी करके तुम्हें पति रूप में वरण किया है। इस समय भी तुम्हारे चरणों को स्पर्श करती हुई कह रही हूँ, इस संसार में तुम्हें छोड़कर अन्य कोई भी पुरुष मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। किसमें इतनी शक्ति है कि प्राण रहते हमें अलग कर सके? अरे माँ जगत जननी! बड़ी बहू चित्कार करती हुई दौड़ती बाहर आ पड़ी। अरे देखते हो नंदरानी कैसा ढंग अपना रही हैं। देखते देखते अनु की माता भी दौड़ी आई। बहुरानी का चित्कार बाहर तक जा पहुंचा था। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया? कहते कहते गृह स्वामी और उनके पुत्र चंद्र बाबू भी दौड़े आए। अनुपमा की माता, पुत्र, पुत्रवधू और दास दासियों से क्षण भर में घर में भीड़ हो गई। अनुपमा मूर्छित होकर खाट के समीप पड़ी हुई थी। गृहिणी रो उठी, मेरी अनु को क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ, पानी लाओ, हवा करो। इस चित्कार से आधे पड़ोसी घर में जमा हो गए। बहुत देर बाद आंखें खोलकर अनुपमा धीरे धीरे बोली, मैं कहाँ हूँ? उसकी माँ उसके पास मुँह लाती हुई स्नेहपूर्वक बोली, कैसी हो बेटी? तुम मेरी गोदी में लेटी हो। अनुपमा हल्की श्वास छोड़ती हुई धीरे धीरे बोली, ओह तुम्हारी गोद में? मैं समझ रही थी कहीं अन्यत्र स्वप्न नाट्य में उनके साथ बही जा रही हूँ। दुखी मन से आंसू उसके कोपलों पर बहने लगे। माता उन्हें पोंछती हुई रोते स्वर में बोली, क्यों रो रही हो बेटी? अनुपमा दीर्घ श्वास छोड़कर चुप रह गई।
बड़ी बहू चंद्र बाबू को एक ओर बुलाकर बोली, सबको जाने को कह दो, नंद रानी ठीक हो गई है। क्रमशः सब लोग चले गए। रात को बहू अनुपमा के पास बैठकर बोली, नंद रानी, किसके साथ विवाह होने पर तुम सुखी हो जाओगी? अनुपमा आंखें बंद करके बोली, सुख दुख मुझे कुछ नहीं है, वही मेरे स्वामी हैं। सो तो मैं समझती हूँ, परंतु वे कौन? सुरेश, मेरे सुरेश। सुरेश? रखाल मजूमदार के लड़के? हाँ, वे ही। रात में ही गृहिणी ने यह बात सुनी। दूसरे दिन सवेरे ही मजूमदार के घर जाकर उपस्थित हुई। बहुत सी बातों के बाद सुरेश की माता से बोली, अपने लड़के के साथ मेरी लड़की का विवाह कर लो। सुरेश की माता हंसती हुई बोली, बुरा क्या है? बुरे भले की बात नहीं, विवाह करना ही होगा। तो सुरेश से एक बार पूछाऊं, वह घर में ही है, उसकी सहमति होने पर पति को असहमति नहीं होगी। सुरेश उस समय घर में रहकर बीए की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एक क्षण उसके लिए एक वर्ष के समान था। उसकी माँ ने विवाह की बात कही, मगर उसके कान में नहीं पड़ी। गृहिणी ने फिर कहा, सुरो, तुझे विवाह करना होगा। सुरेश मुंह उठाकर बोला, वह तो होगा ही, परंतु अभी क्यों? पढ़ने के समय यह बातें अच्छी नहीं लगती। गृहिणी अप्रभित होकर बोली, नहीं नहीं, पढ़ने के समय क्यों, परीक्षा समाप्त हो जाने पर विवाह होगा। कहाँ? इसी गांव में जगबंधु बाबू की लड़की के साथ। क्या? चंद्र की बहन के साथ, जिसे मैं बच्ची कहकर पुकारता हूँ? बच्ची कह रहे हो? उसका नाम अनुपमा है। सुरेश थोड़ा हंसकर बोला, हाँ अनुपमा। दूर दूर, वह तो बड़ी कुत्सित है। कुत्सित कैसे हो जाएगी? वह तो देखने में अच्छी है। भले ही देखने में अच्छी है, एक ही जगह ससुराल और पिता का घर होना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? उसमें और क्या दोष है? दोष की बात का कोई मतलब नहीं। तुम इस समय जाओ माँ, मैं थोड़ा पढ़ लूँ, इस समय कुछ भी नहीं होगा। सुरेश की माता लौट आकर बोली, सुरो तो एक ही गांव में किसी प्रकार भी विवाह नहीं करना चाहता। क्यों? सो तो नहीं जानती। अनु की माता मजूमदार की गृहिणी का हाथ पकड़कर कतर भाव से बोली, यह नहीं होगा बहन, यह विवाह तुम्हें करना ही पड़ेगा। लड़का तैयार नहीं। मैं क्या करूं बताओ? ना होने पर भी मैं किसी तरह नहीं छोड़ूंगी। तो आज ठहरो, कल फिर एक बार समझा कर देखती हूँ, यदि सहमत कर सकी। अनु की माता घर लौटकर जगबंधु बाबू से बोली, उनके सुरेश के साथ हमारी अनुपमा का विवाह हो सके वह करो। पर क्यों बताओ तो? राम, गांव में तो एक तरह से सब निश्चित हो चुका है। उस संबंध को तोड़ दें क्या? कारण है। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, परंतु सुरेश जैसा रूप गुण संपन्न लड़का हमें कहाँ मिल सकता है। फिर मेरी एक ही तो लड़की है, उसे दूर नहीं ब्याहूंगी। सुरेश के साथ ब्याह होने पर जब चाहूँगी तब उसे देख सकूँगी। अच्छा प्रयत्न करूँगा। प्रयत्न नहीं, निश्चित रूप से करना होगा। पति नत का हिलना डुलना देखकर हंस पड़े, बोले, यही होगा जी। संध्या के समय पति मजूमदार के घर से लौटकर आकर गृहिणी से बोले, वहाँ विवाह नहीं होगा। मैं क्या करूं बताओ? उनके तैयार ना होने पर मैं ज़बरदस्ती तो उन लोगों के घर में लड़की को नहीं फेंकाऊंगा। करेंगे क्यों नहीं? एक ही गांव में विवाह करने का उनका विचार नहीं है। गृहिणी अपने मस्तिष्क पर हाथ मारती हुई बोली, मेरे ही भाग्य का दोष है। दूसरे दिन फिर वह सुरेश की माँ के पास जाकर बोली, दीदी विवाह कर लो, मेरी भी इच्छा है, परंतु लड़का किस तरह तैयार हो। मैं छिपकर सुरेश को और भी 5,000 रुपये दूंगी। रुपयों का लोभ बड़ा प्रबल होता है। सुरेश की माँ ने यह बात सुरेश के पिता को जताई। पति ने सुरेश को बुलाकर कहा, सुरेश, तुम्हें यह विवाह करना ही होगा। क्यों? क्यों फिर क्यों? इस विवाह में तुम्हारी माँ का मत
ही नहीं मेरा भी मत है। साथ ही साथ एक कारण भी हो गया है। सुरेश सिर नीचा किए बोला, यह पढ़ने लिखने का समय है, परीक्षा की हानि होगी। उसे मैं जानता हूँ बेटा, पढ़ाई लिखाई की हानि करने के लिए तुमसे नहीं कह रहा हूँ। परीक्षा समाप्त हो जाने पर विवाह करो। जो आज्ञा अनुपमा की माता की आनंद की सीमा न रही। फौरन यह बात उन्होंने पति से कही। मन के आनंद के कारण दास दासियां सभी को यह बात बताई। बड़ी बहू ने अनुपमा को बुलाकर कहा, यह लो तुम्हारे मन चाहे वर को पकड़ लिया। अनुपमा लज्जापूर्वक थोड़ा हंसती हुई बोली, यह तो मैं जानती ही थी। किस तरह जाना, चिट्ठी पत्री चलती थी क्या? प्रेम अंतर्यामी है, हमारी चिट्ठी पत्री हृदय में चला करती है। धन्य हो तुम जैसी लड़की। अनुपमा के चले जाने पर बड़ी बहू ने धीरे धीरे मानो अपने आप से कहा, देख सुनकर शरीर जलने लगता है। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और आज मुझे यह प्रेम सिखाने आई है। उधर दुर्लभ वस्तु काफ़ी धन दौलत छोड़कर जब ललित के पिता परलोक से धार गए, तब उनके इकलौते पुत्र ललित मोहन ने उनके जाने के बाद फिर एक दिन स्कूल जाकर मास्टर जी से कहा, मास्टर साहब मेरा नाम काट दीजिए। क्यों, क्या बात हो गई? फिजूल पढ़ने लिखने से क्या होगा? जिसके लिए पढ़ा लिखा जाता है वो मेरे पास बहुत है। मास्टर साहब ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें फ़र्क ही किस बात का है? अब मज़े से चरो और खाओ। यहीं पर ललित मोहन के विद्या अभ्यास की इति हो गई। ललित मोहन की 1-2 कच्ची उम्र और फिर हाथ में काफ़ी रुपया, लिहाजा स्कूल छोड़ते ही काफ़ी यार दोस्त साथ हो गए। माँ ने रो धोकर खूब समझाया पर उसने सुना ही नहीं। एक दिन वो घूमता हुआ सुर्ख आंखें लिए माँ के पास गया। माँ मुझे पैसे चाहिए। उसने माँ के संदूक से पैसे निकाल लिए। एक दिन उसने संदूक की चाबी देकर कहा, ये लो, तुम्हारे बाप का रुपया है, जैसे चाहो खर्च कर सकते हो। अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे चले जाने पर तुम्हारी आंखें खुल जाएं। ललित मोहन ने विस्मित होकर कहा, कहाँ जाओगी? मालूम नहीं। सो तो मैं नहीं जानती ललित मोहन। माँ को जानता था कि वो ऐसे ही डराने वाली नहीं है। तब ललित मोहन रोने लगा और कहने लगा, माँ अब की बार माफ़ कर दो, अब ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। तुम साथ में रहो, कहीं मत जाना। उसने अपने सारे गलत दोस्तों से दोस्ती तोड़ ली। अब वो अकेला पड़ गया, अकेले ही शराब पीता और अकेले ही रहता। उसने एक बार सोचा कि शराब नहीं पीऊँगा, पर वक्त कैसे कटेगा, शराब नहीं छूट सकी। एक रास्ते पे वे आकर अक्सर घूमा करता था। वो रास्ता जगबंधु बाबू के बगीचे के बगल से होकर जाता। वो किसी के घर भी नहीं जाता, लिहाजा वो शराब पीकर अपने ही साथ आप घुमा फिरा करता। शराबी होने से गांव भर में उसकी काफ़ी बदनामी हुई, इसीलिए किसी के घर जाना अच्छा नहीं। वो अपने ही आप घुमा फिरा करता। आजकल उसे एक और साथी मिल गया, वो है अनुपमा। आते जाते वो अक्सर उसे देखा करता। अनुपमा को वे बचपन से देखता आया था, परंतु आजकल उसने उसे कुछ नवीनता से दिखाई पड़ती। अनुपमा जगबंधु बाबू के दीवार का एक हिस्सा टूटा हुआ था। वहाँ से एक पेड़ के पास वो खड़ा होकर उसे देखता कि अनुपमा बगीचे में घूमती फिरती है। ये देखना उसे पसंद है। कभी कभी उसे ऐसा मालूम होता कि संसार में अनुपमा को देखते रहना ही उसे सबसे ज़्यादा प्रिय है। रात होते ही वह घर जाकर सोए रहता और जब तक नींद नहीं आती तब तक अनुपमा का चेहरा उसे याद आता रहता। सपने में भी कभी कभी अनुपमा का सुंदर मुख देखकर वह जाग उठता। इसी तरह कितने दिन बीत गए।
जगबंधु बाबू के बगीचे के उस टूटी दीवार के पास रोज़ शाम को बैठे रहना आजकल उसका काम हो गया। थोड़े ही दिनों में वो समझ गया कि उसे अनुपमा से प्रेम हो गया, परंतु ऐसे प्रेम से लाभ कुछ नहीं। वो जानता था कि मैं शराबी हूँ, अयोग्य हूँ और मूर्ख हूँ, अनुपमा के योग्य किसी भी हालत में नहीं हूँ, तो इस तरह व्यर्थ मन खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं। सूर्य अस्त होते ही वह उस टूटी दीवार पर बैठ जाता, मगर उसके भीतर एक बात और उठने लगी कि अनुपमा भी तो किसी को पसंद कर सकती है। एक दिन ललित मोहन दीवार पर चढ़ा ही था कि चंद्र बाबू की निगाह उस पर पड़ गई। चंद्र बाबू उसे पुकारने लगे और कहा, इसको पकड़ो। दरबान को कहा, इसको पकड़ो, इसको जाने ना देना। ललित मोहन दीवार से उतरकर चलता बना। उसके बाद चंद्र बाबू ने अनुपमा और जगबंधु बाबू से सारी बातें पूछी। चंद्र बाबू ललित की हरकतों से बहुत नाराज़ थे। उन्होंने उस पर मुकदमा चलाया। उसे 3 साल की जेल हुई। उधर बीए की परीक्षा का रिज़ल्ट निकल आया। सुरेश मजुमदार प्रथम आए, लेकिन शादी के दिन बारात ना आई। सुरेश मजुमदार विदेश चले गए थे और अनुपमा का विवाह उसके पिता ने ज़बरदस्ती एक बूढ़े व्यक्ति से कर दिया और कुछ ही दिनों में वह एक रोग होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब अनुपमा को याद आया कि उसने ललित मोहन के साथ अच्छा नहीं किया था। शायद उसी का फल उसे मिल रहा है। उधर ललित मोहन भी जेल से बाहर आ गया और एक दिन अनुपमा के घर के लोगों ने अनुपमा के साथ खूब कलेश करके उसे घर से निकाल दिया। अनुपमा रोते रोते सोचने लगी कि बचपन में प्रेम करना शुरू करके उसने अपने मन की शांति को अपने आप ही नष्ट कर लिया। इससे विधाता ने उसे रंच मात्र भी सुख नहीं दिया। अपनी कल्पना से जिसे वो प्रेम करती थी वो भी उसे नहीं मिला और जो उसे प्रेम करने आया था उसे उसने खदेड़ दिया। उसके ना माँ है ना बाप है, इसी से वे अब घर में नहीं रहना चाहती। मारे शोक के उसका हृदय फटा जा रहा है। वह तालाब की ओर डूबने के लिए निकल पड़ती है। निश्चय ही डूब मरेगी। मरने से पहले दुनिया बड़ी सुंदर दिखाई देती है। घर द्वार, आकाश, मेघ, चंद्रमा, तारे, फूल, लता, पत्ते, वृक्ष सब सुंदर हो उठते हैं। जिधर देखो उधर ही मनोरम मालूम पड़ता है। मानो ये सभी चीज़ें उंगली उठाकर कहने लगती हैं, मरो मत, देखो हम कितने सुख से हैं। तुम भी सहती रहो, किसी न किसी दिन सुखी होगी। ना हो तो हमारे पास आओ, हम तुमको सुखी करेंगे। विधाता की दी हुई आत्मा को नर्क में मत डालो। यही कारण है कि मरने के लिए तैयार भी मनुष्य फिर लौट पड़ता है और जब लौट कर देखता है तो दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं, तब वो फिर निराश हो जाता है। पर दूसरे ही क्षण ना जाने कौन सी आवाज़ भीतर से कह उठती है, राम राम, लौट आओ। ऐसा मत करो, मर जाने से ही क्या सब दुखों की समाप्ति हो जाती है? कैसे तुमने समझ लिया कि इससे भी बढ़कर भयंकर दुख नहीं है? सब मनुष्य अनुपमा को क्या ये सब बातें याद आती? पर फिर भी अनुपमा मरेगी, किसी भी तरह नहीं बचेगी। पिता की बातें याद आई, माता का ख्याल आया, साथ ही साथ एक और आदमी का ख्याल आया जिसका नाम ललित है, जो उसे प्यार करते थे। वो सभी उसे एक एक करके याद आए। सिर्फ ललित ने ही उससे प्रेम किया। अनुपमा का प्रेम पाने के लिए वो आया था, पर अनुपमा ने उसकी पूजा स्वीकार नहीं की, बल्कि उसे अपमानित कर दिया। इतना ही नहीं, उसे जेल तक पहुंचा दिया। ललित ने वहाँ कितनी तकलीफ़ें सही होंगी। शायद वहाँ उसने अनुपमा को कोसा होगा। वो सोचने लगी कि तभी उसके साथ ये सब हुआ।
वो जेल से लौट आया, अच्छा हो गया, यश कमा रहा है। क्या अब वो मुझे याद करता होगा? पर उसे क्या मेरे नाम पर जो कलंक लग चुका है वो सब पता चल चुका होगा? कल तालाब में मेरी देह तैर रही होगी, कितनी घृणा से वो मुंह सुकेड़ लेगा। अनुपमा ने आंचल से कलसा बांध लिया। इतने में ना जाने किसने पीछे से आवाज़ दी, अनुपमा, अनुपमा। अनुपमा चौंक उठे, पीछे मुड़कर देखा। उसे वो आवाज़ जानी पहचानी लगी, पर उसे याद नहीं आ रहा था, तो वो चुप रही। और उस आवाज़ ने कहा, तुम मरने क्यों जा रही हो? अनुपमा काँप उठी। उसने धीरे से कलसा खोलकर रख दिया और बोली, तुम कौन? तुम मुझे भूल गई। मैं याद दिलाता हूँ, 6 साल पहले ठीक इसी जगह किसी ने तुमको जीवन भर के लिए स्थान देना चाहा था, याद है? लज्जा से अनुपमा का चेहरा सुर्ख हो गया। ललित ने बोला, मरने से तुम्हारा नाम खराब होगा, जी कर देखो। लेकिन कहाँ जाऊँ? मेरे साथ चलो। अनुपमा ने सोचा कि यही करना चाहिए। बहुत देर तक चुप रहकर अनुपमा बोली, मैं नहीं जाऊँगी। बात ख़त्म भी ना हो पाई कि अनुपमा पानी में कूद पड़ी। अनुपमा को जब होश आया तो उसने देखा कि वह एक सुसज्जित कमरे में लेटी हुई है और उसके पास ही ललित मोहन बैठा है। अनुपमा ने कहा, मुझे क्यों बचा लिया? धन्यवाद दोस्तों, यहाँ मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। टैगोर जी लिखते हैं, रास्ते में जब हमारी आंखें मिलती हैं, मैं सोचता हूँ मुझे उससे कुछ कहना था, पर वो गुज़र जाती है और हर लहर पर बारंबार टकराती है। एक नौका की तरह मुझे कंपाती रही वो बात जो मुझे उससे कहनी थी, कि पतझड़ में बादलों की अंतहीन तलाश की तरह है, या संध्या में खिले फूलों से सूर्य अस्त्र में अपनी खुशबू खोना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह बुधवार शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए। और 1962 की फिल्म अनपढ़ का ये गीत, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, ये गीत सुनिए। और सुनना ना भूलिए रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की उड़ान। और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए मैं यानी आपकी नौमिता आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ।